कहाँ से समझ नहीं आई एसटीडी की? मींस ये यूजिंग वाली लाइन समझ नहीं आई, यूजिंग वाली जो है। यूजिंग जो हमारे पास डबल कॉलन वाला हमने एक स्टेटमेंट लिखी थी एसटीडी एंड देन डबल कॉलन, और उसके बाद हमने अपना सी आउट वगैरह मेंशन किया था, ठीक है। यस मिस। जो डबल कॉलन वाली फंक्शनैलिटी है ना, यानी जो कंबाइन करती है, मतलब उसको एक एक्स्ट्रा नेम देती है बेसिकली, ठीक है। वो जो डबल कॉलन वाली फंक्शनैलिटी है ना, वो यस मिस। परफॉर्म कर रहा है यूजिंग वाला, जो हमारे पास एक ये हमारे पास एक मतलब रिजर्व वर्ड ही है यूजिंग, ठीक है। तो वो बेसिकली वो परफॉर्म कर रहा है। तो मींस अगर यूजिंग वाली लाइन इस्तेमाल कर देंगे उसके बाद आगे कहीं हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा इसका नहीं, अंदर फिर प्रोग्राम। उसके बाद हमें एसटीडी और वो डबल कॉलन यूज नहीं करना। ओके मिस, ठीक है। यूजिंग की वजह से डायरेक्टली मतलब हर सी आउट वगैरह या सीन की जो लाइंस हैं वो डायरेक्टली अटैच हो जाएंगी विद एसटीडी ऑटोमेटिकली, यू नो। ओके। और किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, मैं वापस आज का वो जो टॉपिक है उस पर आते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिफाइन प्री प्रोसेसर तक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेडर फाइल्स और उनका यूज जो है प्रोग्राम में, वो यहाँ से स्टार्ट करें। हेडर फाइल्स हमारे पास होती क्या है? हेडर फाइल्स बेसिकली होती हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं, उनकी कलेक्शन जहाँ पे पड़ी होती है ना, मतलब जहाँ पे लिखी होती हैं, यू नो, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन जहाँ पे लिखे होते हैं जिस फाइल में, उसे कहते हैं हम हेडर फाइल। अब हेडर फाइल के फंक्शंस कौन से होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस? पहला क्वेश्चन तो ये होता है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस जैसे सी आउट है, सीन है, एंड लाइन है, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं ना, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे अब सीन है वो यूज होता है इनपुट लेने के लिए, सी आउट यूज होता है हमारे पास आउटपुट लेने के लिए, देने के लिए, सॉरी, प्रेजेंट करने के लिए। एंड लाइन यूज होता है लाइन स्पेसिफाई करवाने के लिए कि भाई यहाँ पे लाइन एंड हो रही है। तो ये वाले जो और भी बहुत से होते हैं, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। तो ये वाले जो हमारे पास मतलब फंक्शंस परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस बनाए गए हैं बाय द डेवलपर, ठीक है। वो फंक्शंस जहाँ पे पड़े होते हैं ना जिस फाइल में, उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल। अब हमने अभी भी जो प्रोग्राम देखा था उसमें जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शंस थे वो पड़े हुए थे आईओ स्ट्रीम में, इसीलिए हमने ऊपर इंक्लूड करवाई थी फाइल आईओ स्ट्रीम। अब मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले दो तरह के फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक होते हैं बिल्डिंग, एक होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शंस, ठीक है। जो बिल्डिंग फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास, वो वाले फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से बने होते हैं, पहले से बनाए गए होते हैं, हमें सिर्फ उन्हें यूज करना होता है उन्हें कॉल करके। दूसरे फंक्शंस होते हैं हमारे पास जो कि हमने खुद से डिफाइन करवाना है। यानी खुद से डिफाइन या खुद से बनाने का मतलब ये है कि हमने एक फंक्शन है, जैसे हम कोई प्रोग्राम, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लिखने हैं। सपोज करो कि हमने कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। कैलकुलेटर में बहुत से ऐसे मैथमेटिक्स के फंक्शंस हैं एडवांस लेवल के, जो कि डेवलपर हमें मतलब डेवलपर उनकी फंक्शनैलिटी हमें फैसिलिटेट नहीं करता, वो हमें खुद से बनानी पड़ते हैं, ठीक है। वो एडवांस लेवल के जो फंक्शंस हैं उनके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, ये एक मॉड्यूल लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने वो एक फंक्शन लिखा था वो डिस्प्ले का, उसके अंदर हमने एक लाइन लिखी थी सी आउट, और उसमें था हाई वर्ड या हेलो वर्ड, ठीक है। उस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना जो हम खुद से बनाते हैं और फिर उन्हें कॉल करते हैं उनकी फाइल इंक्लूड करके,
उन फंक्शंस को कहते हैं यूजर डिफाइंड, जो हमने खुद से बनाया होते हैं। एक होते हैं और वो वाले फंक्शन जो कि पहले से बने होते हैं, जैसे और वो पड़े होते हैं लाइव मतलब फाइल में, जो पहले से बने हुए मतलब डेवलपर जो बना के फंक्शन जिस फाइल में डालता है, जिन फाइल्स में डालता है, वो सारी की सारी फाइल्स होती हैं लाइब्रेरी फाइल्स। और वो सारे के सारे फंक्शन होते हैं बिल्ड इन फंक्शन, पहले से बने हुए फंक्शन हमें सिर्फ कॉल करने होते हैं, ठीक है। और हम जो सी आउट वगैरह सीन वगैरह का जो लाइब्रेरी है वो होती है हमारे पास आईओ स्ट्रीम, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंक्लूड। हमने पहले देख लिया था कि इंक्लूड या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड हमने देख लिया था कि इंक्लूड क्या करता है। इंक्लूड करता है क्या है कि हम जो हेडर सॉरी हाँ, जो हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जो हेडर फाइल्स हैं, उनको बेसिकली इंक्लूड करते हैं इन द प्रोग्राम, मतलब उन्हें अटैच करवाता है जब हमारे पास कंपाइलेशन जो है वो स्टार्ट होती है। और जो प्रोग्राम का जो है वो हमारे पास उसका जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो अटैच करता है जो हमारे पास स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हमने इंक्लूड करवाई होती है उसको उस हमारे प्रोग्राम की जो होती है सोर्स फाइल एंड लेकिन दूसरी फाइल होती है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फाइल, वो ऑब्जेक्ट फाइल को अटैच कर देता है उस हमारी लाइब्रेरी से, ताकि वो उसकी जो फंक्शन हमने इंक्लूड करवाए हुए हैं वो उन्हें कॉल कर सके, ठीक है। सॉरी, उनकी फंक्शनैलिटी को एक्सट्रैक्ट करवा सके उन लाइब्रेरी से, या चेक कर सके कि भाई क्या फंक्शनैलिटी है जो कॉल हुए हुए फंक्शंस हैं उससे, ठीक है। इंक्लूड ये करता है, ये इंक्लूड वगैरह हमने वैसे पहले देखा था, लेकिन फिर से मैंने एक दफ़ा फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या करता है। तो हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .h होती है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं, ये कवर हो गया। और हेडर फाइल लिखते हैं किसमें, ये एंगल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, लाइक इसके दो सिंटैक्स हैं। एक तो है कि ये एंगल ब्रैकेट्स, ठीक है वो, और दूसरा हमारे पास होता है ये डबल कोट्स। यूजुअली हम डबल कोट्स में वो वाली फाइल्स के नेम लिखते हैं जो कि यूजर डिफाइंड फाइल्स होती हैं, मतलब यूजर डिफाइंड जिसमें फंक्शंस पड़े होते हैं, जैसे हमने अभी अभी बनाया ये वर्ड वाली फाइल में बना पड़ा भी है। एक सेकेंड, ये अगर ये से शो कर सकता है दोबारा से तो हाँ, इस वर्ड वाली फाइल में ये देखो हमने एक फाइल, मतलब ये अनदर फाइल, सपोज करो वर्ड की दूसरी फाइल है, दूसरी फाइल का नेम जो है वो फाइल 1 है, यानी हाँ फाइल 1 है, ठीक है। अब इस फाइल 1 को जब हमने इस फाइल 1 के अंदर जो फंक्शन पड़ा है, जब इसको हमने इंक्लूड करवाना है किसी दूसरे जो है फंक्शन में, सॉरी दूसरे हाँ फंक्शन में या प्रोग्राम में, यानी अब ये मेन फंक्शन है हमारे पास। तो जब हमने इसे इंक्लूड करवाना है, इसे कॉल करवाना है, तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले तो इसकी फाइल को इंक्लूड करेंगे, और ये हमने इसकी फाइल इंक्लूड की हुई है। ये हमने दो यूजर डिफाइंड फाइल्स इंक्लूड की हुई हैं बाय यूजिंग द डबल कोट्स। और ये ऊपर जो है ये बिल्ड इन ये लाइब्रेरी फाइल है जिसमें बिल्ड इन फंक्शन पड़ा हुआ है फॉर मतलब जैसा कि सी आउट है या सीन वगैरह वगैरह। तो ये जो है जिस फाइल में पड़ा है ये हमारे पास लाइब्रेरी फाइल है और ये आईओ स्ट्रीम है। तो इसको हमने एंगल प्रैक्टिस में लिखा है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो बिल्ड इन फाइल्स हैं, सॉरी बिल्डिंग कह रही हूँ, यूजर डिफाइन जिसमें फंक्शंस पड़े हैं वो वाली फाइल्स जो है वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। और जो हमारे पास लेकिन ये मतलब कंपलसरी नहीं है। अक्सर हम जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जैसे हम अक्सर मैथ नाम की एक लाइब्रेरी फाइल है हमारे पास जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइंड है, math.h, उसको भी हम अक्सर डबल कोट्स में लिख रहे होते हैं। सो ये मतलब कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना एक रूल काइंड ऑफ या बात नहीं है, मतलब ये कन्वेंशन कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो
अच्छा, अभी जो मैंने ये एक टॉपिक एक्सप्लेन किया है, इसमें बताओ कोई कंफ्यूजन है तो, या कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लेते हैं जल्दी से। अगर नहीं है फिर भी बोल दो, पार्टिसिपेट करो लेकिन। क्लियर है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने इसका सिंटेक्स भी देख लिया। अब देखो ये जो मैंने मैथ्स की बात की थी, ये math.h, अब ये हमारे पास लाइब्रेरी फाइल है लेकिन हमने इसको लिखा डबल कोट्स में, तो ये कन्वेंशन है एक, लाइक कोई रूल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, मेन फंक्शंस जो है वो जो सी में यूज होते हैं। मतलब मेन फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। मेन फंक्शंस वो होते हैं जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जैसे कि ये अब ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में, जो भी एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा ना, उसमें मेन फंक्शन लाजमी है। यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑप्शनल होते हैं, वो हम अब खुद से ऐड करते हैं टू ऐड द डिफरेंट फंक्शनैलिटीज इन अ प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन जो मेन फंक्शन है ये कंपलसरी है, यहाँ से ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सपोज कर लो किसी घर है, कोई घर है और उसका मेन गेट जो है ना, जहाँ से आप एंटर करते हो घर में, वो प्रोग्राम में मेन फंक्शन है प्रोग्राम का। तो प्रोग्राम का कंट्रोल जो है, यानी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मेन फंक्शन से होती है, ठीक है। मेन फंक्शन लिखने का तरीका जो है, मतलब इसमें अब जो वॉइड है, वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है नथिंग। मेन जो है, मेन इज ए काइंड ऑफ तो नहीं है, लेकिन मेन जो है वो एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि शो करता है कि ये हमारे पास मेन फंक्शन है, यानी यहाँ से कंट्रोल ने या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ने यहाँ से स्टार्ट होना है। ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है, ठीक है। और क्योंकि यूजर डिफाइन जो फंक्शंस होते हैं उसको तो हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। वॉइड का मतलब मैंने बता दिया, यहाँ पे भी नथिंग। अब ये दो जो जगह पे वर्ड लिखा है, ये जगह मतलब किस चीज की है, यहाँ पे हमारे पास यूजुअली आता है फंक्शन। यहाँ पे बेसिकली जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि फंक्शन से जो आउटपुट है, जो फंक्शन रिटर्न करेगा, वो किस तरह की या किस डाटा टाइप की हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और ये जो अंदर लिखा हुआ है वॉइड, इसका मतलब होता है कि जो उसके पैरामीटर्स हैं, यानी जो हम फंक्शन के अंदर इनपुट्स पास करेंगे, वो किस तरह की या किस डाटा टाइप की होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिफाइन करवाते हैं बाय राइटिंग द डाटा टाइप्स। यहाँ पे चूंकि हमें कोई डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना आउटपुट ले लिया फंक्शन से, ना हमने कुछ इनपुट करवाई है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं वॉइड। और इससे शो होता है कि हम मतलब कुछ भी पास नहीं कर रहे फंक्शन में, कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मतलब इसे देख लेते हैं। जो मेन है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होते ही ये वही चीज़ें जो अभी मैंने बताई हैं। और बुक रीडिंग जो है ये मैं नहीं करूँगी, मैं मतलब कंसेप्ट ही वर्बली बताऊंगी। बुक रीडिंग आपने करनी हुई तो खुद कर ली, ये वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, सी स्टेटमेंट बेसिकली कहते हैं, मतलब सी कह लो या सी प्लस प्लस कह लो। अब ये प्रोग्राम है, ये एग्जांपल है सी की, मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ। वैसे मैं एक दफ़ा पहले बताती हूँ सी स्टेटमेंट्स हैं क्या, या सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट्स है। ये बेसिकली बॉडी है जो कि मतलब मेन फंक्शन के अंदर लिखी हुई है इन्होंने, ठीक है। प्रोग्राम की यानी जो बॉडी होती है ना, उन्हें कहते हैं हम लोग जो कि डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग लिखते हैं इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उन्हें कहते हैं हम सी स्टेटमेंट्स। अगर वो सी का प्रोग्राम है तो सी प्लस प्लस के, अगर तो फिर होगा सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, ठीक है। एग्जीक्यूट होती हैं वो वन बाय वन। ये मैं पहले पिछला जो सेशन था उसमें मैंने बताया था ये वन बाय वन क्यों एक्सप्लेन, वो सॉरी, क्यों एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कोई बच्चा पहले वाले सेशन में से है तो मुझे जरा बताए, मतलब एक कोई इंडिकेशन ही दे, अगर वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो, जितना जरा से कंसेप्ट बना था तब। अभी बताया कि क्यों वन बाय वन स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। कोई भी नहीं है क्या पहले सेशन में से?
अच्छा हाथ तो खड़े करो अगर कोई है तो। हाँ उमेर आप बताओ। जो भी है जैसा भी है, मतलब जरा सा कंसेप्ट अगर बना था तो जो भी कंसेप्ट बना था बताओ। मैम वो इन सीक्वेंस एग्जीक्यूट करती हैं ना, इस वजह नहीं से। नहीं इन सीक्वेंस तो करती हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन करती क्यों है इन सीक्वेंस? मैम अभी याद नहीं है। ओके, चलो मैं फिर से बता देती हूँ। क्योंकि सी प्लस प्लस या सी जो है वो कंपाइल करती है, कंपाइल करते हैं सोर्स कोड को और वो बनाते हैं उसका ऑब्जेक्ट कोड। कंपाइलेशन में, कंपाइलेशन किसी भी सोर्स कोड की होती ही इस तरह से है कि वो वन बाय वन जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें वो एग्जीक्यूट करता है, उन्हें कंपाइल करता है और उनका फिर बाद में सोर्स कोड बनाता है एट द एंड ऑफ द होल, जो है सॉरी सोर्स कोड नहीं ऑब्जेक्ट कोड बनाता है एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन, जब वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर में क्या होता है, वो सीक्वेंस वाइज वन बाय वन वो नहीं करती, वो लाइन बाय लाइन, लाइक वो लाइन, एक लाइन को वो जिस लाइन पे कंट्रोल होता है उस लाइन को वो इंटरप्रेट कर लेती है और वो लाइन बाय लाइन उसकी एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता, इसमें ऑब्जेक्ट कोड बनता है। तो ये क्या होता है, सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन वो सारी प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं पहले, कोई अगर एरर नहीं होता सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता तो फिर वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड बना देता है उसका। ठीक है, अभी किसने आंसर किया था? अभी किसने आंसर किया था? मैम मैंने। हाँ अभी याद आ गया। यस मैम। ओके, मैम लाइक आपने बताया था कि सी प्लस प्लस में एज अ होल कोड सब एग्जीक्यूट होता है और इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन होता है। तो मैंने अभी भी वही बोला ना कि इंटरप्रेटर में वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, सॉरी हाँ एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेट करता है ये नहीं। लेकिन जो कंपाइलर है उसमें वो क्या करता है, सीक्वेंस में पूरी लाइंस को, मतलब सीक्वेंस में पूरे कोड को वो कंपाइल कर लेता है। अगर वो कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, यानी सक्सेसफुली कहाँ सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कोड बना देता है उसका। ओके मैम। लेकिन ऐसा नहीं होता समटाइम्स कि वो सीक्वेंस में ही सारा कोड वो कंपाइल करे, क्योंकि अंदर बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे ब्रेक की स्टेटमेंट होती है, वो सीक्वेंस ब्रेक कर देती है, या फिर अगर अंदर कोई लूप आ जाती है या फिर अंदर कोई फंक्शन है अदर कॉल हो जाता है तो वो फिर उस फंक्शन पे ले जाता है कंट्रोल को। तो लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस ना आए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो फिर इन द सीक्वेंस ही रन करता है टू द होल कोड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बग और डीबग का डिफरेंस, मतलब होता क्या है बग और डीबगिंग क्या होती है। तो बग बेसिकली हमारे पास होता है एरर, किसी भी प्रोग्राम में, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को हम बग कहते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट काइंड, मतलब मुख्तलिफ तरह के होते हैं हमारे पास, बग्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की होती हैं, वो आगे हम उसके टाइप्स भी देखते हैं। और डीबगिंग क्या होता है, एरर, उन एरर्स की जो हम एरर्स को करेक्ट करते हैं या रिमूव करते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके ठीक से या सक्सेसफुली कंपाइल हो सके, तो उस रिमूविंग के प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स हैं ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंटैक्स एरर। तीन किस्म के होते हैं ये बेसिकली, सिंटैक्स एरर, उसके बाद लॉजिकल एरर और लास्ट पे आता है रन आउट, सॉरी रन टाइम एरर। अब सिंटैक्स एरर हमारे पास कौन सा आता है? सिंटैक्स एरर हमारे, सिंटैक्स सबसे पहले क्या होता है, सिंटैक्स याद है किसी को? वो भी पिछले सेशन में डिस्कस किया था हमने। जल्दी जल्दी बताया करो ना, कोई भी बता दे।
यस मैम, याद है हाँ बताओ क्या था। मैम। वो उसमें होता है कि अगर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया या कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाई सी आउट के बाद या इस तरह, वो सिंटैक्स वगैरह होते हैं। इसके जो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है, अगर वो फॉलो नहीं करें तो वो फिर एरर देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। तो जैसे अभी उन्होंने बोला कि अगर हम सिंटैक्स होता है बेसिकली कलेक्शन ऑफ रूल्स, मतलब हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए डेवलपर्स कुछ रूल सेट करते हैं और उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने एग्जांपल भी दी कि वो सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन किसी भी प्रोग्राम के लास्ट अच्छा, जो सेंटेक्स पे थे, सेंटेक्स हमारे पास अभी उन्होंने जैसे एग्जांपल भी दी कि सेमीकोलन नहीं लगाया किसी भी स्टेटमेंट के बाद जहाँ पे सेमीकोलन आना चाहिए था, तब हमारे पास ये सिंटैक्स एरर देगा। या फिर किसी भी कीवर्ड को हमने या अब सी प्लस प्लस जो है या सी जो है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं बिटवीन द कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, ठीक है। और इसके जितने भी हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जितने भी डाटा टाइप्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे हमारे पास स्मॉल केस में होते हैं। अगर हम उन्हें उनमें से किसी एक वर्ड को भी लार्ज केस में लिख देते हैं, सॉरी कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, तो तब भी एरर देगा। या फिर हम कोई एक वेरिएबल है, तब तो खैर नहीं एरर देगा। हाँ, लेकिन अगर डाटा टाइप जो है वो हमने स्मॉल केस में आती है लेकिन उसे हमने उसकी किसी एक वर्ड को भी कैपिटलाइज कर दिया तो तब ये एरर देगा, सिंटैक्स एरर। तो बेसिकली अगर कोई भी रूल ब्रेक करेंगे, लैंग्वेज को लिखने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनमें से किसी भी रूल को ब्रेक करेंगे तो ये हमें क्या देगा, सिंटैक्स एरर। या मिसस्पेल, हाँ, अगर हम स्पेलिंग में भी मिस्टेक करेंगे किसी भी कीवर्ड लिखने में, तब ये हमें एरर देगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा एरर, लॉजिकल एरर। अब हाँ, एक और चीज मैंने बतानी थी, सिंटैक्स एरर जो है ये डिटेक्टेबल है क्योंकि ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। तो ये कंपाइलर जो है ये इन्हें मतलब कैच कर लेता है या इन्हें डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि जब उसे वो जब देखता है कि कहीं पे कोई लाइन है, किसी कोड में कोई लाइन है जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं लिखी गई, ठीक है, या वहां पे सेमीकोलन आना चाहिए तो सेमीकोलन नहीं है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं सेमीकोलन को, तो फिर वो क्या करता है, वहां पे वो एरर जनरेट करता है उस लाइन पे। तो यूजर को पता चल जाता है कि अच्छा ये वाली लाइन पे एरर है, वहां पे एरर जनरेट हुआ होता है। लेकिन यहाँ लॉजिकल एरर में इस तरह नहीं होता। लॉजिकल एरर, पहले तो लॉजिकल एरर होता क्या है, लॉजिकल एरर बेसिकली होता है, हम सपोज करो कैलकुलेटर बना रहे हैं और उसमें हमने सब्ट्रैक्शन की हमने जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड करनी है। अब सब्ट्रैक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, जब हमने लिख रहे हैं उसमें हमें गलती से माइनस की जगह प्लस का सिंबल हमने ऐड कर दिया। अब ये लॉजिक में एरर है, ये नहीं हमसे गलती हुई है, जो कंपाइलर है या प्रोसेसर है वो इसे प्रोसेसर तो नहीं, खैर कंपाइलर जो है वो इसे कैच नहीं कर पाएगा। वो सिंपली क्या करेगा, उसके लिए सारे सेट ऑफ रूल्स बिल्कुल ठीक है, वो सारे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, सारे सेट ऑफ रूल्स ठीक है, और और किसी किस्म का एरर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सारे के सारे यूजर लॉजिक जो है ना वो उन्हें उठा के दे देगा प्रोसेसर को, ताकि वो प्रोसेस करे। अब रिजल्ट जो है वो हमने सोचा था कि अगर हम लोग उस जो हमने कैलकुलेटर डेवलप किया है उसमें हमने जो सब्ट्रैक्शन की जहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड किया, वहाँ पे अगर हम 1 माइनस 0 करें, या सॉरी
2 - 1 करें तो हमारे पास 1 आए आंसर में, लेकिन हमारे पास वहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब जो हमने रिजल्ट एस्टिमेट लगाया था कि हमारा ये एस्टिमेटेड रिजल्ट है, एस्टिमेटेड रिजल्ट नहीं आ रहा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास लॉजिक में एरर होता है, इसे कंपाइलर कैच नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या करना होता है, इस यहाँ पे सारा का सारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कंपाइल भी होगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड भी बनेगा, रन भी होगा, सारा एग्जीक्यूट भी सक्सेसफुली हो जाएगा सारा। हमें पता तब चलेगा जब रिजल्ट आएगा। यहाँ पे फिर मसला ये होता है, यूजर को खुद अपने सारे के सारे कोड को, जब उसके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा तो वो सारे के सारे कोड को एक दफा गो थ्रू करेगा, देखेगा मेरी लॉजिक कहाँ से गलत हुई है, यहाँ से फिर उसकी लॉजिक गलत हुई होगी, उसको खुद ढूंढ के ठीक करनी पड़ेगी। इसमें कंपाइलर नहीं बताएगा यूजर को कि तुम्हारा एरर कहाँ है, या इवन वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा कि एरर है भी या नहीं। वो लॉजिक्स उठा के एज इट इज प्रोसेसर को दे देगा कि भाई प्रोसेस करो इन्हें और रिजल्ट दो। लास्ट वाला एरर होता है रन टाइम एरर। ये भी डिटेक्टेबल होता है, कंपाइलर से डिटेक्ट करता है। ये एरर होता क्या है बेसिकली, ये ऐसा ऑपरेशन है कंप्यूटर लैंग्वेज के जुबान में अगर हम बोले तो इलीगल ऑपरेशन है। हम कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इलीगल है, मतलब परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसा कि कोई एक ऐसी फाइल हमने इंक्लूड करवा दी अपने प्रोग्राम में, सॉरी जैसे कोई हमने एक ऐसा फंक्शन कॉल कर लिया, लेट्स अज्यूम हमने अपने प्रोग्राम में, जिसकी हमने फाइल ही नहीं इंक्लूड करवाई। जैसे अब हम सपोज करो वो हमने जो डिस्प्ले वाला अभी फंक्शन देखा था, ठीक है, वो डिस्प्ले वाले फंक्शन की हमने जो फाइल थी f1 फाइल 1 हमने इंक्लूड ही नहीं करवाई और हम सिर्फ डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में भी जो कंपाइलर है वो एरर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि डिस्प्ले वाला फंक्शन बेसिकली कॉल हो कहाँ से रहा है। कॉल तो कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई इसका बैकएंड कहाँ पे है। तो फिर वो यहाँ पे एरर दे देगा। या फिर कोई ऐसी फाइल कॉल करा रहे हैं जो कि फाइल कंप्यूटर में ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो वहां पे भी वो एरर देगा। वो कहेगा भाई तुमने जो नाम की जिस नाम की फाइल लिखी है वो तो मुझे तो वो मिल ही नहीं रही, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मेरी रेंज में। तो वहां पे भी वो एरर देगा। या फिर अगर कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, जैसा कि हमने किसी भी नंबर को हम डिवाइड करवा रहे हैं 0 से। अब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करवाएं, ठीक है, जैसे 1/0 करवाएं, तो उस सिनेरियो में क्या हमारे पास आंसर आता है इनफाइनाइट। तो वो भी इलीगल ऑपरेशन है, यानी उसके पास कंप्यूटर के पास उसका आंसर ही नहीं है। तो फिर उस सिनेरियो में भी वो क्या कहेगा, एरर दे देगा। अब ये भी डिटेक्टेबल कैसे है कि जहां पे जिस लाइन पे वो देखेगा ना इलीगल ऑपरेशन हो रहा है, वहीं पे वो एग्जीक्यूशन अपनी स्टॉप कर देगा, कंपाइलेशन वहीं पे रोक देगा। और वहां पे जहां पे जिस लाइन पे वो रोकेगा, हमें ऑब्वियस हो जाएगा कि इस लाइन पे एरर है, ठीक है। वो नीचे मेंशन भी कर देता है, जो हमारे पास अब कोड एडिटर्स होते हैं उनके नीचे वो मेंशन भी कर देते हैं कि भाई ये वाली लाइन में तुम्हारे पास एरर है। तो ये भी वो बता देता है कि कौन सी लाइन में एरर है, और जो है वो एरर कैच भी कर लेता है। ये 3 टाइप हमने देख ली, बस 3 ही होती हैं मतलब C++ में। ये यूजुअल जो प्रोग्रामिंग है जनरल, उसमें भी यूजुअली 3 ही होती हैं जो है हमारे पास। उसके आगे सब टाइप्स आ जाती हैं, मतलब जैसे सिंटैक्स है, सिंटैक्स की काइंड ऑफ सब टाइप आ जाती है। अब पाइथन में देखते हैं एक एरर होता है इंडेंटेशन एरर, तो उसमें भी इंडेंटेशन, खैर वो एक अनदर टॉपिक है, उसको छोड़ो। अच्छा, इनकी आगे सब टाइप्स होती हैं, लेकिन मेजरली ये 3 टाइप्स होती हैं। C++ में तो ये 3 ही टाइप है। उसके बाद हम देख लेते हैं, हाँ ये मैंने भी बता दिया, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एरर कौन सा है डिटेक्ट करने वाला, वो वाला एरर है जो हमने खुद ढूंढना होता है। वो जो है वो लॉजिकल एरर होता है, क्योंकि हमने सारा प्रोग्राम खुद गो थ्रू करके खुद ढूंढना होता है। और पता भी उसका तब चलता है जब हम वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जहाँ पे हमसे गलती हुई होती है, हम उसको टेस्ट करते हैं, मतलब उसको वैल्यूज असाइन करके उसका रिजल्ट देखते हैं, और रिजल्ट देखने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा यहाँ एरर है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है
ये चैप्टर 1 था फॉर द बेसिक्स, और ये बेसिक्स हम अभी पढ़ रहे थे। जो मदर लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, उसके बाद आई बाकी सारी लैंग्वेजेस, और जो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं मोस्टली उसके बाद। तो वो हम उसकी बेसिक्स पढ़ रहे थे, और सी और सी प्लस प्लस की बेसिक्स बिल्कुल सेम है, सिंटैक्स भी सेम है, सिर्फ लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनका डिफरेंस है। तो वो जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तो हम प्योरली फिर सी प्लस प्लस ही पढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पे वो कवर अप हो जाएगी चीज़। अच्छा, तो ये लास्ट टॉपिक है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली ये लैंग्वेज तो नहीं था। अच्छा, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये हमारे पास ये होती है जैसे हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और उस प्रोग्राम मेन फंक्शन जो हमने लिखा है, उस मेन फंक्शन के अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटीज हमने ऐड कर दी। कैलकुलेटर बनाया, और उस कैलकुलेटर की जितनी फंक्शनैलिटीज हैं, नीचे अभी एग्जांपल देखो, ये एक कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, और उसके मेन फंक्शन तो कंपलसरी है किसी भी प्रोग्राम में, उस मेन फंक्शन के अंदर सारी के सारी हमने उसकी फंक्शनैलिटीज डाल दी, प्लस भी, माइनस भी, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, स्क्वायर भी, स्क्वायर रूट भी एंड ऑल स्टफ हमने एक बॉडी के अंदर लिख दिया। दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम मेन फंक्शन जो है उसके हम क्या करते हैं, चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो इन दोनों में मतलब जो बेनिफिट है, जो बेनिफिशियल है इन दोनों में, वो भी मैं बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये है क्या। अनस्ट्रक्चर को देख लिया। स्ट्रक्चर्ड हमारे पास ये होता है कि एक हमने प्रोग्राम है, उसको हमने चंक्स में डिवाइड कर दिया। जैसे एक कैलकुलेटर है, उसको हम क्या कर दिया कि जितनी भी हमारे पास फंक्शनैलिटीज हैं, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज को हमने छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना लिए उसके सारी फंक्शनैलिटीज में, ठीक है। जैसे हमने अभी अभी देखा था अपनी उस जो अभी हमने एग्जांपल देखी थी डिस्प्ले वाला फंक्शन, उसमें क्या किया था हमने, दो फंक्शनैलिटीज कह लो, एक हेलो वर्ड था और एक हाई वर्ड था। दो डिफरेंट चीजों को, यानी दो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को हमने दो डिफरेंट फंक्शंस में डाल दिया, या दो डिफरेंट फंक्शंस बना लिए उसके सेपरेट सेपरेट, ठीक है। अब वो दो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो हमने कॉल करवा लिए मेन में, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया मेन से, और वो हमने, और मेन में एग्जीक्यूट होना ही होना है, हर सूरत में कंपलसरी है, मेन लिखना ही कंपलसरी है फंक्शन। तो हमने वो सारे कॉल करवा लिए मेन में, ठीक है। अब ये हमारे पास होता है एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्राम लिखना। बेनिफिशियल इन दोनों में से ये होता है स्ट्रक्चर्ड वाला, ऑब्वियसली, मतलब स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कैसे बेनिफिशियल है? ये इस तरह से कि अगर हमारे पास एरर आता है, लॉजिकल एरर आता है, ठीक है, लेट्स सपोज हमने वही सब्ट्रैक्शन वाला ही सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं कि हमने सब्ट्रैक्शन की जगह हमने जो है एडिशन का सिंबल डाल दिया है, ठीक है, और उसमें क्या हुआ है कि हमने जब टेस्ट किया है, जब उसको हमने वैल्यूज असाइन की है, और जब हमने टेस्ट किया था वो हमें पता चला कि अच्छा यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए था, ये एडिशन कर रहा है, एडिशन की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। हम हमारा मतलब जो रिजल्ट अप्रोच थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो सब्ट्रैक्शन थी। तो हम सिर्फ उसी जो हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है या फंक्शन है जो सब्ट्रैक्शन का हमने सेपरेट बनाया, हम सिर्फ उसी को ही जाके देखेंगे और उसमें अपनी जो लॉजिकल अप्रोच है वो जाके ठीक कर लेंगे। अगर हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड वे में सारा का सारा प्रोग्राम हुआ, हमने लिखा हुआ है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें पहले सबसे पहले एक नया बंदा है कोई, वो हमारा कोड देख रहा है या हम किसी और का कोड देख रहे हैं, उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। वो सबसे पहले तो ढूंढेगा सारे प्रोग्राम में कि भाई इसने सब्ट्रैक्शन वाली लाइन कहाँ लिखी है। जब वो मिलेगी उसके बाद फिर वो उसको ठीक करेगा। तो एक ये अप्रोच है कि पहले लाइन आप ढूंढो पूरे कोड में से, और ये एक तो हम तो डिस्कस करें छोटा सा कोड, एक कोड बहुत लेंथी होता है, बहुत सी फंक्शनैलिटीज हमने ऐड करनी होती हैं, या अगर कोई लेट्स सपोज हमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो हम वो कॉल फंक्शन जो हम करवा रहे हैं उसको कमेंट कर देंगे, सिंपल
सारा पीस ऑफ कोड जो है, बजाय कि वो सारे पीस ऑफ कोड को रिमूव करने के, और अगर हमें चाहिए तो फिर हम उसे अनकमेंट कर देंगे। एक तो ये सिनेरियो कि हमें जो एरर अगर आ जाता है, लॉजिकल एरर इन द केस, तो फिर हमें वो लॉजिकल एरर ढूंढने में आसानी रहती है। हम स्पेसिफिक फंक्शन को जाके देखते हैं और उसको जाके करेक्ट कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम सारे का सारा कोड जो मेन में लिखा हुआ है वो देखें, गो थ्रू करें एज होल, और फिर हम उसमें से एरर ढूंढें और फिर उस एरर को करेक्ट करें। पहला ये। दूसरा ये कि हमें सपोज करो हमें कैलकुलेटर में जो है स्क्वायर रूट की फंक्शनैलिटी चाहिए, और हमने स्क्वायर रूट का फंक्शन लिखा हुआ है सेपरेटली, जैसे f1 है f2 है, वैसे हमने सपोज करो f3 लिखा है, और हम उसे कॉल करवा रहे हैं मेन फंक्शन में, ठीक है। अब हमें एक सडनली क्या हुआ है, यूजर ने बोला है भाई मुझे स्क्वायर रूट वाला फंक्शन जो है ना वो नहीं चाहिए, वो तुम निकाल दो। तो इंस्टेड ऑफ के वो सारे का सारा जो मतलब अगर अनस्ट्रक्चर्ड वे में उसने लिखा होता तो वो सारे का सारा कोड लिखा होता उसने मेन के अंदर स्क्वायर रूट का भी सबके साथ, वो सारे के सारे कोड को दो चीजें थी, या तो कमेंट करता या फिर वो सारे के सारे कोड को ही रिमूव करता, ठीक है। लेकिन अगर हमने स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा है तो फिर वो क्या करेगा, वो जस्ट जो कॉल कर, हमारे पास एक कॉलिंग लाइन होगी, ठीक है, उसको वो कमेंट कर देगा, सिंगल लाइन को कमेंट कर देगा, वो ज्यादा कोड गंदा भी नहीं लगेगा, मैसी भी नहीं लगेगा, और अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो उसे ढूंढने में भी आसानी रहेगी, और अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड करवानी है या रिमूव करवानी है तो वो भी बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। भी हमारा कंप्लीट होता है एक चैप्टर। अभी तक जितने टॉपिक गए हैं उनमें से किसी का कोई सवाल है तो पूछे जल्दी से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। और बताओ मुझे कि समझ भी आ रही है या नहीं। यस मैं आ रही हूँ। बाकी जो है, बाकी कहाँ पे हैं वो? यस मैम। यस मैम इधर ही है। ओके यस मैम। ऑलराइट, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछो। हाँ पूछें, जिसका भी क्वेश्चन है वो पूछें। हाँ जी, सवाल ये है कि ये लिंकर एरर ये किस टाइप का एरर है? जी ये लिंकर एरर ये किस टाइप का एरर है? कौन सा एरर? लिंकर एरर जैसे आपने लिंकर? बताया था। हाँ जी, क्योंकि आपने बताया था ना अगर फंक्शन डिक्लेयर्ड और डिफाइंड ना हो तो वो भी एक एरर होता है। नहीं नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। लॉजिकल तो एरर वो या लिंकर? हाँ जी, लाइक आपने कहा था ना डिफाइन हुआ हो फंक्शन और लेकिन उसकी हेडर फाइल ना इंक्लूड हुई हो, हाँ हाँ, तो वो रन ये हो। किस एक सेकंड मैं बताती हूँ। रन टाइम एरर होता है वो। हाँ हाँ, वो क्या पूछ रहे लिंकर वो लेकिन लिंकर एरर नहीं होता बेसिकली। हैं? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करो। जो फंक्शन डिक्लेयर्ड हो बट डिफाइंड ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल दैट डिस्प्ले फंक्शन जैसे आपने एग्जांपल में बताया है, तो हाँ, वो बेसिकली इज इट नॉट ए लिंकर एरर? उसमें तो वो सिनेरियो देखो, मेरी बात सुनो, मैंने अभी भी बोला कि मेजर टाइप हमारे पास ये तीन है। रन टाइम एरर में भी अगर हम देखें, रन टाइम की डेफिनेशन देखें, उसमें हमने यही कहा ना कि हम किसी ऐसी फाइल को कॉल कर रहे हैं जो कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे पास। उसके बाद उस एरर को मजीद स्पेसिफाई कर दिया ताकि यूजर को समझ आ जाए एरर की ना। वो लिंकर एरर, लिंकिंग का पता है आपको? लिंकिंग का आपने पिछला सेशन अटेंड किया था? नहीं, मेरा पहला सेशन। अच्छा, तो चले जितने भी बच्चे हैं, अभी आपके सबके एग्जाम्स खत्म हो गए? मतलब मिड से सारे फ्री है ना अभी? हाँ अभी एक रहते हैं।
अच्छा चलो, वो पिछला सेशन एक दफ़ा ज़रूर देखना आप लोग, और उसके बाद ये इस पे आना। उसमें बड़ी डिटेल में थोड़े से टॉपिक्स थे लेकिन बहुत डिटेल में मतलब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। खैर, लिंकर एरर जो होता है ना, वो इसी की सब टाइप कह लो, रन टाइम एरर की। ठीक है, रन टाइम मेन हमारे पास चीज़ रन टाइम में हमने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ बताई। पहली पॉसिबिलिटी हमने बताई कि हमारे पास कोई ऐसी फाइल को कॉल करें जो कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही कंप्यूटर के पास, या कोई ऐसे फंक्शन को डिक्लेयर करवा दिया जो फंक्शन का बैकएंड उसे पता ही नहीं है, मतलब जो फंक्शन की जिस फाइल में पड़ा है वो इंक्लूडेड ही नहीं है, या फिर किसी ऐसे नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं जीरो से जो कि इलीगल ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये मेन है टाइप रन टाइम एरर। रन टाइम की फिर सब टाइप कह लो एक लिंकर एरर। लिंकिंग का बेसिकली होता है, लिंकिंग में ये है कि आप लिंक करवाते हो ऑब्जेक्ट फाइल को, लाइब्रेरी की ऑब्जेक्ट फाइल जो है उसको, और अपने प्रोग्राम की जो ऑब्जेक्ट फाइल है उन दोनों को लिंक करवाते हो। ठीक है, ये मैंने लिंकिंग का सारा प्रोसेस मैंने बड़ी डिटेल में बड़ी बार बार रिपीट किया हुआ है अपने पिछले सेशन में, वो आप एक दफा यस जरूर मिस। देख, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लिंकिंग एरर का ये होता है कि आपने अभी जैसे बोला कि हमने एक फंक्शन तो डिफाइन करवाया है, ठीक है, या डिफाइन नहीं, खैर फंक्शन कॉल करवाया। आप कॉल का कह रहे हो ना कि हमने कॉल करवाया हुआ है अनदर प्रोग्राम में। हाँ जी, डिक्लेयर कराया हुआ है बट डिफाइन नहीं कराया हुआ ना, तो ये इसी कैटेगरी के अंदर आएगा फिर आपके मुताबिक। हाँ, वो फिर रन जो हमारे पास रन टाइम एरर है उसी में आएगा। वो डिक्लेयर और डिफाइन और चीज है। अब मतलब वो जो आप बोल रहे हो वो टर्म, मतलब टर्मिनोलॉजी आप ठीक नहीं यूज करें, वो फंक्शन को कॉल करवाना होता है। डिक्लेयर मींस जो है उसको कॉल करना ना, उसका मतलब ये होता है। वो डिक्लेयर तो करवाना और डिफाइन करवाना और चीज होती है, कॉल करवाना और चीज होती है। कॉल करवाना होता है कि आप उसको डिक्लेयर डिक्लेयर तो इस सेंस में आएगा ना, डिफाइन आएगा कि उसकी हमने मतलब अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसको डिफाइन करवाया, किसी फंक्शन की डेफिनेशन तो वही होगी। तो डिक्लेरेशन चलो कह लो, लेकिन वो कॉलिंग पार्ट होता है उसको, वैसे मैंने सुना नहीं है कभी कि उसे फंक्शन डिक्लेरेशन कहता है, लेकिन वो कॉलिंग पार्ट होता है, मतलब फंक्शन को कॉल करवाना होता है। तो अगर उसकी हमने जिस फाइल में पड़ा है वो फाइल इंक्लूड नहीं की, तो इसका मतलब है वो लिंकिंग एरर है कि वो उसकी ऑब्जेक्ट फाइल मिसिंग है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट फाइल में उसकी डेफिनेशन पड़ी है ना फंक्शन की, वो ऑब्जेक्ट फाइल मिसिंग है, तो इस वजह से वो लिंक नहीं हो पा रहा। तो ये बेसिकली वो एरर देता है कि लिंकर एरर है ये रन टाइम एरर जो है ये इसी की कैटेगरी में आता है। रन टाइम में उसने बहुत सी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो इन पॉसिबिलिटीज को फिर जब स्पेसिफाई करते हैं ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन टू सिचुएशन, तो फिर यूजर के लिए मुझे क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली एरर क्या है हमारे पास, या एक्चुअली मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा हूँ, ये है बेसिकली। ठीक है, मेजर एरर जो है वो तीन ही है, ये C++ में तो तीन ही है। यप, ओके, क्लियर। और कोई है? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बोलो। मिस कॉल करना तो सिखाएंगी ना मिस आगे जाके, आप कॉल कैसे करते हैं फंक्शन? जी, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं इसमें, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कैसे कॉल करते हैं। ये हम अभी हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, ये बेसिक्स हैं उसकी, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके। मैं कंसेप्ट्स दे रही हूँ आप लोगों को कि टर्मिनोलॉजी जो हम अंदर यूटिलाइज करेंगे वो है क्या, वो या उनके बैकएंड पे फंक्शन वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, ये है बेसिकली। मैं अभी ये बताना चाह रही हूँ। अभी हमें मेन फंक्शन पे अभी हम सॉरी मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आए ही नहीं है अभी, जब उस पे आएंगे तो फिर वो ऑब्वियसली सारा क्लियर होगा। ओके मिस। और कोई? और किसी का कोई क्वेश्चन है? उस्मान आपका क्लियर नहीं हुआ? नहीं, क्लियर,
जस्ट मैं जो है अंडरस्टैंड करना चाह रहा था ये किस में डिफाइन होगा ना, तो मैंने देख लिया इसको। थैंक्स। ओके, आपका एक्चुअली हैंड रेज है इसलिए मैंने पूछा था। चलो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है हमारे पास टॉपिक आइडेंटिफायर्स। पहले जो हमने पढ़े थे वो कह लो कोर कंसेप्ट्स थे, मतलब कोर कंसेप्ट्स या बेस थी वो, ठीक है। ये जरूर पिछला सेशन जरूर लेना, मतलब वो वीडियो जरूर देखना, चाहे वो जैसे कहते हैं ना, मतलब स्पीड अप करके देखना, लेकिन देखना जरूर। अच्छा, अब हम लोग आते हैं आइडेंटिफायर्स पे। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है? कोई भी हम लोग वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन या लेबल जिसे हम खुद से डिफाइन करवाएं, ठीक है, वो हम आइडेंटिफायर कहते हैं उसे, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स के। एक तो इसके स्पेसिफिक ये है कि कितना ये लंबा हो सकता है। सी में, सी प्लस प्लस में 32 कैरेक्टर्स है, जनरली 32 होते हैं ये। उसके बाद उसके रूल, ये रूल्स जो है ये यूनिवर्सल रूल्स हैं। मैंने बेसिक इसी वजह से स्टार्ट करवाई क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो कि पाइथन के डेवलपर्स ने भी सेम रखी हैं, जावा के डेवलपर्स ने भी सेम, इवन बहुत ऑलमोस्ट सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सी चीजें सेम है। इस वजह से मैंने बेस से स्टार्ट करवाया। अब जैसे आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं, आइडेंटिफायर के रूल्स जो हैं ये भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं कि वेरिएबल को आपने लिखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले होता है मतलब ये होता है कि आपके पास अल्फाबेटिक मतलब लेटर्स हो, इट डजंट मैटर कि वो जो है अब मतलब जो खुद से वेरिएबल डिफाइन करवा रहे हो वो आप कैपिटलाइज जो है लेटर्स में करवाते हो या फिर स्मॉल लेटर्स में। लेकिन उस सबसे पहला जो आपके पास वर्ड होगा या करेक्टर होगा आपके पास सबसे पहला, वो अल्फाबेट होगा, नंबर नहीं हो सकता, कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकती, सिर्फ आपके पास जो है वो अल्फाबेट होगा। उसके आगे आप नंबर ऐड कर सकते हो, लास्ट पे आप नंबर ऐड कर सकते हो। नंबर ये नहीं 1 2 3 4 न्यूमेरिक नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला हमेशा सिर्फ अल्फाबेट ही हो सकता है। और स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो सिर्फ एक आती है, अंडरस्कोर, बस। अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते। किसी भी अल्फाबेट को, सॉरी, किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, लेबल को, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंसर्न्ड है ना, नेम, इवन हम फाइल नेम भी इसी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे रखते हैं। जो अभी हमने जैसे देखा था ना डिस्प्ले वाला, और उसमें फाइल नेम था फाइल 1 या फाइल 2, वो फाइल नेम भी हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रख के फिर रखते हैं ताकि कोई एरर आने के चांसेस ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने हमारे पास ये आ गया, मतलब इनकी मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक 31 है, या 0 से 31 कह लो, या 32 कह लो, मैक्सिमम 32। और जो है पहले हमने रूल देखा कि इसका जो फर्स्ट है वो अल्फाबेट होगा। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, सॉरी, फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होगा। स्टार्ट जो है ये सिर्फ अल्फाबेट से होगा। एंड जो है ये अल्फाबेट पे भी हो सकता है, नंबर पे भी हो सकता है, ठीक है, अंडरस्कोर पे भी हो सकता है। और बाकी जो है ये कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, ये जो है डिफाइन करवाने वाले पर डिपेंड करता है। मेन रूल ये है कि आइडेंटिफायर जो है वो फंक्शन का नेम है या किसी लेबल का नेम है या किसी वेरिएबल का नेम है, वो रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। अगर तो वो रिजर्व वर्ड होगा, समटाइम्स तो ऐसा होगा कि एरर देगा, लेकिन समटाइम्स मे बी वो उसके बैकएंड से जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज कर दे, और वो फंक्शनैलिटी जो हमने डिफाइन करवाई हुई है वो मतलब जो हमने डिफाइन करवाई है, ये जो यूजर डिफाइन फंक्शनैलिटी है, वो रिजर्व वर्ड जो हमने यूज किया हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी उससे रिप्लेस कर दे,
ठीक है, समटाइम्स ऐसा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो खुद ही एरर दे देता है, वो बता देता है कि भाई ये तुमने रिजर्व वर्ड यूज किया हुआ है और यहाँ पे रिजर्व वर्ड अलाउ नहीं है। दो तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, एक तो होते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड अब आइडेंटिफायर्स हमारे पास कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर अभी मैंने जो सबसे पीछे से बता रही थी, जैसे सी आउट था, यहाँ पे तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ लिखा है, इनको इग्नोर करो एग्जाम्पल को। वहां पे हमने अभी भी देखा सी आउट या सी इन, ये सारे के सारे हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स का मतलब होता है कि वो आइडेंटिफायर्स जो कि हमारे पास मतलब कह लो लाइब्रेरी में जो आइडेंटिफायर्स हमारे पास आते हैं ना, यानी बिल्ड इन कह लो हमारे पास जो जैसे डाटा टाइप्स होती हैं या हमारे पास होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, जिनका स्पेशल कोई मीनिंग होता है, पहले से मतलब डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड होते हैं जो कि हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे वेरिएबल है या कोई फंक्शन हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया है। ठीक है, तो वो जो फंक्शन हम बनाएंगे बाद में, सॉरी खुद से जो बनाएंगे हम लोग, वो फंक्शन या फिर वो वेरिएबल, जैसे हम कहते हैं सपोज करो इंट a इज इक्वल टू 32, तो वो जो a है वो हमने खुद से लिखा है वेरिएबल ना, तो वो हमारे पास होगा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। उसके बाद आगे चलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका पहले से कोई मीनिंग होता है, जैसे मतलब डाटा टाइप्स आ गई जिन, जैसे या फिर फॉर लूप में जो फॉर है, या वाइल लूप में वाइल है, या अगर स्विच स्टेटमेंट्स का पता है किसी को, थोड़ा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नॉलेज है तो वो स्विच है। इस तरह के जो पहले से ही हमारे पास वर्ड्स बने हुए हैं, डिफाइंड हैं, लाइब्रेरी में जो पड़े हैं फंक्शंस, उन्हें कहते हैं हम लोग कीवर्ड्स। डाटा टाइप्स भी आती हैं जिनमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल। अब वेरिएबल हमारे पास होता क्या है बेसिकली, ये तो हमने सुना है वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का नाम तो काफी दफा सुना है, वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल होता है बेसिकली, अच्छा वेरिएबल हमारे पास होता है बेसिकली कि कोई भी मेमोरी लोकेशन है उसको हम कोई एक नाम देते हैं, मतलब अल्फाबेटिक वे में कोई नाम देते हैं। ठीक है, खुद से उसको उस मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करवाते हैं। जो नाम होता है वो वेरिएबल का नेम होता है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन जो है उसकी, वो उसका एड्रेस होगा, और उसके अंदर जो डाटा पड़ा होगा वो उस वेरिएबल का कंटेंट होगा। ठीक है, और वो मेमोरी लोकेशन जो हम मेमोरी है, मेमोरी बेसिकली क्या, जो रैम है, सॉरी मेन मेमोरी, हाँ जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में, उसको हम वो बेसिकली होती है मेमोरी लोकेशन। उसके ऊपर जो टेम्पररी हम लोग मतलब ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग सिर्फ हम लोग जो हमने स्पेस एक्वायर करनी होती है टू स्टोर आवर डाटा, वो हम जो है उसे हम लोग कहते हैं बेसिकली कि ये हमारे पास मतलब मेमोरी लोकेशन है, और उसको कोई नाम डिफाइन कर देते हैं जो कि नेम ऑफ द वेरिएबल होता है एंड ऑल स्टफ। ने कवर कर लिया। एड्रेस का भी मैंने बता दिया कि जो जहाँ पे हमारे पास डाटा पड़ा होता है, जो कि रेफर कर रहा होता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन है, वो हमारे पास उसका एड्रेस होता है, और उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो कंटेंट होता है। अच्छा, उसको बता देगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है बेसिकली कि हम डिक्लेयर करते हैं कि इसकी डाटा टाइप कौन सी है वेरिएबल की। ठीक है, अब जैसे हमारे पास कोई वेरिएबल है, जैसे ए है, मैंने एग्जांपल दी थी, ए के पीछे जो हम इंट लिखा हुआ है ना, इंट यानी इंटीजर काइंड ऑफ डाटा टाइप, यानी वो डाटा टाइप जिसमें हमारे पास जो है फ्लोटिंग पॉइंट, यानी जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स है ना, वो नहीं आ सकते। इंटीजर मतलब सिर्फ वो नंबर कह लो आप लोग के
हाँ वो नंबर्स जो कि विदाउट फ्रैक्शनल पॉइंट है, ठीक है, उन वो नंबर की जो कैटेगरी है ना वो हम इंटीजर, उसको बेसिकली हम इंटीजर कहते हैं। और वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करवाते हैं, अब डाटा टाइप बहुत सी टाइप की होती है, सिर्फ इंटीजर नहीं होती, फ्लोटिंग पॉइंट होती है, बूलियन होती है, हमारे पास जो है करेक्टर है, फिर स्ट्रिंग है, ये बहुत सी डाटा टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली इंटीजर किस तरह की करेक्टरिस्टिक रखेगा, वो करेक्टरिस्टिक जो है ना वो डिफाइन करती है डाटा टाइप, ठीक है। और जो डाटा टाइप हम जब उसके इंटीजर सॉरी वेरिएबल के नाम के साथ हम लगाते हैं तो वो फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है कि वेरिएबल की करेक्टरिस्टिक क्या होगी, यानी किस तरह की करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होता है बेसिकली वेरिएबल की डिक्लेरेशन। उसके बाद हमारे पास आती है, जैसे इसकी एग्जांपल्स दी हैं, यानी इंट मार्क्स, यानी अब ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मार्क्स सिर्फ इंटीजर में हो सकते हैं, फ्लोट में नहीं हो सकते, यानी कोई रैशनल जो है पॉइंट वाला नंबर नहीं आ सकता, यानी 0.1 या 5.0 इस तरह का नहीं आ सकता, सिर्फ 5 या फिर 0 या 1 2 इस तरह के नंबर्स आ सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट, अब फ्लोट एवरेज का मतलब है, यानी इसमें रैशनल जो है सॉरी फ्रैक्शनल पॉइंट वाले नंबर्स भी आ सकते, सिर्फ फ्रैक्शनल पॉइंट वाले नंबर आएंगे, इंटीजर वाले नहीं, यानी 1 2 नहीं आ सकता, 1.0 आ सकता है, 2.0 आ सकता है, 2.5 आ सकता है। CHAR होता है करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर का मतलब होता है ये एक बाइट जो है ये एक्वायर करता है, और इसमें कोई भी मतलब सिंगल कोट्स यूज होते हैं, और इसमें कोई भी जो है हमारे पास हम लोग मतलब सिंगल कोट में कोई एक करेक्टर, बेसिकली सिर्फ एक करेक्टर लिख सकते हैं, वो चाहे ये मतलब मैटर नहीं करता कि वो करेक्टर अल्फाबेट है, कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन लिखना हमें मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ एक ही लिख सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। और वैसे सी में इसका होता है कि ये सिंगल कोट इसके लिए यूज होता है, सिंगल कोट में जो मतलब लिखते हैं ना हम, वो शो करता है कि हमने करेक्टर में लिखा है। अच्छा, और डबल जो है, डबल रिप्रेजेंट करता है ये हमारे पास होती है फ्लोट की डाटा टाइप, भी आगे देखते हैं, आगे आएगी इनके सेपरेट टॉपिक्स। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल को आप कोई हमने वैल्यू असाइन करते हैं, पहले तो हमने उसकी करेक्टरिस्टिक डिफाइन की थी कि भाई ये इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा, करेक्टर होगा, क्या होगा, हमने उसकी करेक्टरिस्टिक डिफाइन की कि किस तरह किस करेक्टरिस्टिक की वैल्यू इसमें स्टोर हम कर सकते हैं, यानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम, ठीक है, कि किस सिर्फ इसी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ सकती है इस वेरिएबल में, और नहीं आ सकती। उसके बाद जब हम उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं ना, या कोई डाटा असाइन कर देते हैं, तो वो जो डाटा जब असाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कि इनिशियलाइज कर दिया हमने वेरिएबल को, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल ये, यानी सबसे पहले आएगी टाइप नेम, यानी टाइप नेम यानी डाटा टाइप, उसके बाद आएगा वेरिएबल, उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर वैल्यू। और एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि वैल्यू को हम लोग जो है लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और वेरिएबल और ये टाइप नेम और वेरिएबल को हम राइट साइड पे लिखते हैं, इस तरह नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है हमें, ठीक है। हम सिर्फ हम लेफ्ट साइड पे हम वही चीज लिखते हैं, यूजुअली लेफ्ट साइड पे वेरिएबल ही आता है, कभी नंबर नहीं आता, यानी नंबर कभी वेरिएबल को असाइन नहीं हो सकता, सॉरी हाँ, वेरिएबल को नंबर असाइन नहीं हो सकता, वेरिएबल के अंदर नंबर हम मतलब वेरिएबल को नंबर असाइन करते हैं, नंबर को वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते, मतलब कि हम लोग लेफ्ट साइड पे कभी भी वैल्यू नहीं लिख सकते, लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल ही आएगा। हाँ, राइट साइड पे यानी ये वैल्यू की जगह वेरिएबल आ सकता है, अनदर वेरिएबल, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, इंट a इज इक्वल टू b, ठीक है। हम इस तरह लिख सकते कि 2 इज इक्वल टू a, इंट a, हम इस तरह लिख सकते हैं इंट a इज इक्वल टू b या इंट a इज इक्वल टू 2,
मतलब लेफ्ट साइड पे हमेशा कोई ना कोई वेरिएबल ही आएगा, ये कंपल्शन, कोई नंबर नहीं आ सकता, नंबर अलाउ नहीं है। राइट साइड पे नंबर भी आ सकता है, वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये नीचे एग्जांपल्स भी हैं। अच्छा, ये नीचे एग्जांपल्स भी हैं, इसमें इंट n इज इक्वल टू 100, मतलब ये, अब ये लास्ट वाली एग्जांपल, ऊपर वाली से है, लास्ट वाली एग्जांपल देखो। लास्ट वाली एग्जांपल पे क्या है कि करेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू a। हाँ, ये भी वैसे डाटा ही है, ये भी वही है सेम, मतलब सिंगल कोट में उसने सिर्फ एक करेक्टर लिख सकते हैं, कोई भी करेक्टर हो सकता है, ये स्पेशल सिंबल या व्हाटएवर कोई भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, एक और चीज मैंने बतानी थी, कि जो हम लोग डेफिनेशन होती है ना, मतलब वेरिएबल की, वो इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी इंट x इज इक्वल टू 50। अब ये हमारे पास क्या है कि बता रहा है x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, यानी जब तक हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाते ना, ये अब जो सेमीकोलन है ना, ये शो करता है कि यहाँ पे लाइन एंड हो गई है। जब तक हमने ये नहीं लगाया ना, हम कॉमास डाल के आगे वेरिएबल डिफाइन करवाते हैं, यानी अब जरूरी नहीं है कि हम लोग लिखते फिर अब इंट x फिर इज इक्वल टू 50, फिर नीचे वाली लाइन पे लिखे इंट y इज इक्वल टू 75, फिर नीचे वाली लाइन पे लिखे इंट c इज इक्वल टू 20। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, सिंगल लाइन में एक ही दफा लिखते हैं इंट। अगर हमें सारी की सारी इंट ही, सबके डाटा टाइप हमने इंट ही रखनी है, तो इंट, उसके बाद 50 सॉरी x इज इक्वल टू 50, कॉमा y इज इक्वल टू 75, कॉमा c इज इक्वल टू 20, और फिर एंड पे सेमीकोलन, यानी ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इससे शो होता है कि हमारी यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ, ठीक है। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। अब मुझे कोई एक बंदा बताए आप लोगों में से, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में डिफरेंस, जल्दी से, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। मीन्स डिक्लेरेशन में उसके हम डाटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं हाँ कि हाँ किस टाइप का है, और हाँ डेफिनेशन में हम ये लिखेंगे कि मतलब जैसे उसका जो अंदर जो वैल्यू जो है वो डिफाइन हम्म, करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और अच्छा चलो, कोई एक और बंदा बताए, वो बंदा जो कभी बोलता नहीं है, कोई भी अच्छा मोहम्मद, मैम ये, मैम डिफाइनिंग हाँ, को इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं? क्या डिफाइनिंग को इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं? डिफाइन को वेरिएबल उस की डेफिनेशन, हाँ, डिक्लेरेशन और फिर इनिशियलाइजेशन। डिफाइनिंग को तो हम लोग, मतलब डेफिनेशन तो उसकी होगी ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी हम लोग ये डिफाइन करवाएंगे ना वेरिएबल को कि किस कैरेक्टरिस्टिक क्या, किस कैरेक्टरिस्टिक का है ये वेरिएबल। हो जाएगा। लेकिन हम उस सिनेरियो में भी, मतलब एज अ होल में भी कह सकते हैं, देखो ना, कि अगर हम लोग इस तरह से ही बोले कि हमने वेरिएबल जो है इसको डिफाइन करवाना है, ठीक है, तो फिर डेफिनेशन में वेरिएबल की, उसकी फिर वैल्यू भी आ सकती है, उसकी फिर टाइप भी आ सकती है कि किस टाइप की है वैल्यू, यानी मतलब उसकी डाटा टाइप क्या है, तो हाँ कह सकते हैं। मतलब ये तो अब सेपरेट टर्मिनोलॉजीज है ना उसकी। अब अच्छा, यहाँ पे लिखा भी है, हाँ, ये देखो ना, यहाँ पे लिखा भी ओके है मैम। कि वेरिएबल डेफिनेशन जो है ये स्पेसिफाई करती है नेम को और टाइप को वेरिएबल की। समझ आ गई है कि उसकी यस मैम। उसकी डाटा टाइप क्या है, और इनिशियलाइजेशन में तो उसमें तो वो डेफिनेशन फिर की वैल्यू बात असाइन करें, कर दी जाती है ना वेरिएबल को। हाँ, उसमें तो फिर इनिशियलाइज कर देते ना वेरिएबल को। यहाँ यस पे मैम, समझ गया। यहाँ पे मेंशन है कि मतलब उसकी डेफिनेशन के, उसकी टाइप क्या है वेरिएबल की और उसका नाम क्या है, डेफिनेशन ये होगी वेरिएबल की।
ठीक है। यस मैम। अच्छा, मैंने एक और चीज बतानी थी और वो मेरे ज़हन से फिर निकल गई है। अच्छा, आप लोगों में कोई क्वेश्चन है तो बताओ जल्दी से, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ, मैंने ये बताना था कि ऊपर अभी हमने ये देखा, ये वाली चीज देखी हमने। इसमें अगर हम आगे इंट लिख के, सॉरी पीछे इंट लिख के एन और इज इक्वल टू, ठीक है, आगे अगर हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर देंगे ना, आगे वैसे पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग वाला कंसेप्ट, ठीक है। टाइप कास्टिंग और कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि वो पे एरर देता है, वो कहता है कि तुम्हारी डेफिनेशन और है वेरिएबल की लेकिन तुम वैल्यू और दे रहे हो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि टाइप कास्टिंग हो जाती है। वैसे टाइप कास्टिंग का आगे देखेंगे, सेपरेट टॉपिक है, तो उसमें फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर आगे चल रहे हैं। डिफरेंस हमारे पास एक मेन चीज जो मैं बता दूं अभी, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है और वेरिएबल डेफिनेशन है। वेरिएबल डेफिनेशन में हमारे पास उसका कंटेंट नहीं आता, यानी उसमें हमने डाटा क्या स्टोर करवाना है, ठीक है। उसमें सिर्फ आता है उसका नेम और उसकी टाइप ऑफ द वेरिएबल। लेकिन यही दो चीजें हमारे पास डिक्लेरेशन में भी होती हैं। जो डिफरेंस है डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में, वो यही है कि डिक्लेरेशन में हमारे पास अभी वो मतलब जो मेमोरी लोकेशन है वो उसने अलोकेट नहीं की होती वेरिएबल को, ठीक है, टू स्टोर द डाटा। लेकिन जब हम डिफाइन करवा देते हैं ना, मतलब प्रोसीजर तो एक ही है लेकिन वो फेजेस की बात है। जब जब तक हम वेरिएबल को जो मेमोरी लोकेशन है वो अलोकेट नहीं हुई होती, तब तक हम कहते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन है। जब उसको डिफाइन हो जाती है मतलब मेमोरी लोकेशन बी, तब हम कहते हैं कि ये उसकी वेरिएबल की डेफिनेशन है। समझ आई? यस मैम। मतलब मैम एक कम, रिपीट हाँ कर हाँ दें जरा, हाँ, ये दोबारा रिपीट कर दें ये जो आपने कहा है। देखो दोनों तकरीबन एक हैं, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में दोनों में यही है कि वो नेम और हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है, कंपाइलर को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है। जब जब हमने दो चीजें अभी इम्पोर्ट पढ़ी, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन में हमने पढ़ा कि वो नेम और हम डाटा टाइप असाइन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, और इनिशियलाइजेशन में हमने पढ़ा कि हम वैल्यू भी दे देते हैं उसको। डेफिनेशन में और डिक्लेरेशन में दोनों में फर्क सिर्फ इतना सा है, दोनों है सेम ऑलमोस्ट, कि हम उसमें है, दोनों में है कि हम नेम और डाटा टाइप उसकी स्पेसिफाई करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है जो हमने अभी पीछे पढ़ा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में उसको अभी तक मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं की जाती वेरिएबल को डाटा स्टोर करवाने के लिए। लेकिन जब कंपाइलर उसको मेमोरी लोकेशन भी कर देता है, एलोकेट कर देता है वेरिएबल को, तो तब हम कहते हैं कि ये वेरिएबल की डेफिनेशन है। समझ आइए? अच्छा,
अच्छा इनमें कंफ्यूज हो, ये बेसिकली दो डिफरेंट फेजेस ही हैं, मतलब कोई इतनी मेजर डिफरेंस नहीं है, दो डिफरेंट फेज हैं। कह लो कि जो है मतलब जब कंपाइलेशन से इस तरह से सपोज कर लो कि कंपाइलेशन से पहले तक, ठीक है, जब हम लोग लिखते हैं इंट ए, ठीक है, हम इंट ए जब लिखते हैं तब उसको भी स्पेस तो असाइन नहीं हुई होती ना, जब कंपाइल हो रहा होता है तब उसको स्पेस असाइन होती है ना, मतलब मेमोरी लोकेशन में उसको तब जगह मिलती है ना वेरिएबल को अपना डाटा स्टोर करवाने के लिए टेम्परेरी। तो कह लो कि कंपाइलेशन से पहले तक वो उसकी डिक्लेरेशन थी, क्योंकि तब तक तो उसको स्पेस एलोकेट नहीं हुई थी। कंपाइलेशन के बाद जो है वो डेफिनेशन बन गई, क्योंकि तब उसको स्पेस असाइन हो गई थी वेरिएबल को। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है बस। हाँ जस्ट टू ऐड इसके अंदर जो है ना, मतलब मैं ऐड करूँ ना, तो अगर लेट्स से आपके पास है इंट n ना, सो दैट इज डिक्लेयर्ड, और जब कहते हैं n इज इक्वल्स टू 100 देन दैट इज डिफाइंड। एंड अगर आप without defining the data type, you just say n is equals to 100 and you don't say that n is int n, then the compiler will throw an error कि भाई that is defined but not declared. नहीं वो इनिशियलाइजेशन वाला बोल रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है मतलब इसके अंदर उसको आपको जो है इसकी आपको डेफिनेशन बेसिकली लिखनी पड़ेगी ना पहले। जो आपने भी एग्जांपल दिया ना, वो आपने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन की दी है। आप हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की और डेफिनेशन की। हाँ समझ आई उस्मान? जस्ट आप उसको लाइक मैं बेसिकली आपकी ये बात को मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ कि आपने जब जस्ट उसको आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने हेडर जैसे होता है ना, आप उसके अंदर आप डालते हैं वेरिएबल, जस्ट उसको आप डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, तो व्हाट इज दिस एक्चुअली कंसेप्चुअली? जस्ट आप फिर से रिपीट करें अपना क्वेश्चन। डाटा टाइप, वेरिएबल की डाटा टाइप है, व्हाट इज दिस एक्चुअली इन वेरिएबल, देखो जब वेरिएबल की डाटा टाइप को हम लोग जब हम सिर्फ डाटा टाइप मेंशन करते हैं वेरिएबल के साथ, सपोज करो इंट ए, ठीक है, ये हमने उसको सिर्फ डिफाइन किया है, सॉरी डिक्लेयर किया है, ठीक है, अभी तक उसको हम सिर्फ कह लो बंच ऑफ कोड, मतलब हमने सिर्फ कोड लाइंस लिखी हैं, एग्जीक्यूट नहीं हुई, जो मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, हम सिर्फ बंच ऑफ कोड मतलब लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट ए जो है, यानी हमने जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करवाई है एक वेरिएबल के साथ, कि किस उसे रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई सिर्फ ये इसी कैरेक्टरिस्टिक के जो डाटा है वो आएगा इसके साथ, ठीक है, तब हमने इसको डिक्लेयर किया। डिफाइनिंग का प्रोसेस उसका होता है कि जब उसको कंपाइलर नाम भी असाइन कर देता है, उसको डाटा टाइप भी इसकी डिक्लेयर हो जाती है, और साथ में उसको स्पेस मेमोरी एलोकेशन जो है वो भी असाइन हो जाती है। करेक्ट, समझ आई? हाँ जी। ये हमारे पास डेफिनेशन है बेसिकली। इट्स नॉट अबाउट असाइनिंग सम वैल्यू टू ए वेरिएबल, इट्स जस्ट अबाउट असाइनिंग द मेमोरी एलोकेशन, मतलब मेमोरी को एलोकेट कर रहे हो आप, ये उससे कंसर्न नहीं है कि आप डाटा दे रहे हो या नहीं। हाँ, तो असाइनिंग द वैल्यू जो है वो मेमोरी एलोकेशन होती है ना, मतलब एक मेमोरी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। नहीं इंट ए जब आप लिख देते हो ना, इट मींस कि आप ए को कोई वैल्यू दो या ना दो, आपका एक मेमोरी में स्पेस बन जाती है ए के नाम से। समझ आई? डिपेंड नहीं करता कि आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन करो या ना करो।
करेक्ट सही सही है। सही। आगे चलें अगर आप लोगों का ये क्लियर हो गया। यस मिस। ओके, अगर किसी और का क्वेश्चन है कोई तो बताओ जल्दी से। ओके आगे चलना। अच्छा हाँ, उसके बाद आ जाते हैं रूल्स। किसी भी मतलब वेरिएबल की नेमिंग के ये रूल्स, और ये सारे रूल्स पढ़े हैं, मतलब मैंने बोले हैं अभी अभी, ये आप खुद से एक दफ़ा देख लेना। और ये और वही हैं सारे के सारे, कि फर्स्ट जो है वो करेक्टर हो, फर्स्ट करेक्टर जो अल्फ़ाबेट हो, और उसके बाद हाँ कुछ इन्होंने कन्वेंशंस लिखी हुई हैं कि सपोज करो कि अगर हम सम का मतलब फंक्शन डिफाइन करवाना चाह रहे हैं तो वेरिएबल जो है वो सम का नाम बनाओ, सम के नाम से बनाओ। उससे ये होता है कि पता चल जाता है देख के ना, आपको अगर आप दोबारा से कभी अपना कोड खुद से भी अगर देखते हो तो आपको देख के मतलब पता चल जाता है कि किस टाइप मतलब इस वेरिएबल की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, और अब फ्रस्ट्रेट नहीं करता कोड। उसके बाद उसने करेक्टर्स की जो लेंथ है वो बताई है। उसके अलावा उसने रिजर्व वर्ड का बताया कि वो नहीं आने चाहिए, स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं होती, सिर्फ एक होती है वो अंडरस्कोर, अपर केस लोअर केस दोनों हो सकते हैं एंड पे। और दूसरा हाँ स्टार्ट सिर्फ ये, दोबारा से रिपीट करना, स्टार्ट सिर्फ ये अल्फ़ाबेट से हो सकता है, और या अंडरस्कोर से हो सकता है, अंडरस्कोर से भी हो सकता है। ये सिर्फ या तो लेटर से मतलब किसी अल्फ़ाबेट से, या फिर ये हो सकता है अंडरस्कोर से। ये जो नंबर्स हैं यानी न्यूमेरिक जो हमारे पास होते हैं उनसे नहीं हो सकता, मतलब नंबर्स से ये स्टार्ट नहीं हो सकता। अलाउ तीन चीज़ें हैं सिर्फ इसमें, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, और जो है हमारे पास अंडरस्कोर, बस ये तीन चीज़ें हैं। हाँ, और एक वेरिएबल जो है वो एक डाटा टाइप के लिए ही डिक्लेयर करवाया जा सकता है, मतलब किसी एक प्रोग्राम में ऐसा होता है, किसी एक फंक्शन में ऐसा होता है। एक स्पेसिफिक फंक्शन में जैसे मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन के अंदर आप ए जो है वो अगर आप उसको डुप्लीकेट करोगे तो फिर वो क्या होगा, उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो उसको भी अपडेट कर देगा या उसको रिप्लेस कर देगा। जो आपने मतलब दूसरी दफ़ा लिखा होगा ना ए को दोबारा से जो डिफाइन करवाया हो, सॉरी इनिशियलाइज जिस नंबर से करवाया होगा वो उससे रिप्लेस कर देगा उसको। ये उसने फिर आगे उसकी वो एग्जांपल्स दी हैं। और हाँ उसके बाद आ जाएगा कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेसिकली मैंने आपको पहले शुरू में क्वेश्चन का आंसर के दौरान बताया था ग्लोबल वेरिएबल के। अच्छा ग्लोबल वेरिएबल का क्वेश्चन किसने किया था, वो बच्चा ने ज्वाइन किया है क्या? बोलो जिसने यस क्वेश्चन मैम। किया। यस मैम। आपने क्वेश्चन किया था ग्लोबल वेरिएबल वाला? जी डिफाइन और ग्लोबल वेरिएबल फर्क। वो मैंने आप अच्छा स्टार्ट में थे आप? मैंने उसको सबसे पहले आंसर नहीं किया था। मैं बाद में आया, हम्म, मैं बाद में आया। चलें फिर अब मैं आप उसका डाटा आपसे शेयर कर दूंगी, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने उसका रिस्पॉन्ड कर दिया था वैसे। अच्छा हाँ मैंने ग्लोबल वेरिएबल का आंसर करते हुए बताया था कि कांस्टेंट की एक मैंने वो बताई थी कि अगर कांस्टेंट हमारे पास वेरिएबल के पहले हम लगा देते हैं तो फिर भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। उसकी वैल्यू फिर हम आगे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते उस वेरिएबल की वैल्यू जो है। अगर उसे ग्लोबली करवाते हैं तो फिर वो होल प्रोग्राम में सेम रहेगी। अगर हम उसे स्पेसिफिक फंक्शन में कोई एक वेरिएबल है, सपोज करो ए है, और ए जो है उसको हम लोग जो है
उसके पीछे हम मतलब लिख देते हैं डाटा, मतलब उसको स्पेसिफाई करवा देते हैं कि कांस्टेंट है। फिर a की वैल्यू जो है उस पूरे फंक्शन में तो कम से कम चेंज नहीं हो सकती। हाँ, अगर ग्लोबल है तो फिर वो तो मैंने बोल दिया, होल प्रोग्राम में नहीं हो सकती। अगर अनदर फंक्शन है, उसी एक प्रोग्राम में अनदर फंक्शन है, उस अनदर फंक्शन में हम उस वेरिएबल को दोबारा से डिफाइन करो, क्योंकि वो वेरिएबल उनकी जो रेंज होती है वो रेंज पे भी डिपेंड करता है। मतलब अनदर फंक्शन में, एक ही प्रोग्राम के अनदर फंक्शन में हम सेम नेम के वेरिएबल को दोबारा से यूज कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में जहाँ पे हमने डिफाइन करवाया उस वेरिएबल को और उसको कांस्टेंट उसका रखा है पीछे डाटा टाइप, तो उसको तो कम से कम चेंज नहीं करवा सकते। अच्छा, हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये अब डाटा टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, करेक्टर कांस्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं, ये दो में डिवाइड हुई हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में और इंटीजर में, और ये बस दो में ही रहती हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो में ही है बस। और यही दो हैं, वो इंटीजर है या फ्लोटिंग पॉइंट है। हाँ, उसके बाद एक्सटेंड हुई हैं, बूलियन आ जाती हैं, या फिर आगे भी देखेंगे। खैर, अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास है कैरेक्टर कांस्टेंट। ये कैरेक्टर का तो मैंने बता दिया था अभी अभी के 1 बिट का डाटा ये बस जो है वो एक्सेप्ट करता है, सिंगल कोट में ही आता है, और इसमें एक ही डाल सकते हैं। ये खैर अभी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना अभी ये कैरेक्टर यूज नहीं होता, मतलब वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि सिंगल कोड में स्ट्रिंग कंसिडर होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर भी स्ट्रिंग ही है, बस फर्क इतना सा है कि ये सिंगल कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, सिंगल कैरेक्टर से ज्यादा इसकी लेंथ नहीं हो सकती। सिंगल कोड में डालते हैं, मतलब लिखते हैं इसको, और सिंगल कोड में आप कुछ भी लिख लो, कोई भी सिंबल लिख लो, कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी अल्फाबेट लिख लो, लिखना सिर्फ एक ही है, एक से ज्यादा उसकी लेंथ नहीं हो सकती। होता स्ट्रिंग ही है, मतलब स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होता है। और उसके बाद आ जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है ये हमारे पास होता है एक पूरे का पूरा, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें यूजुअली मतलब इसकी वजह से लेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक पूरा ऐसे से मुराद है कि आपने अगर स्ट्रिंग ज़्यादा लंबी लिखनी है, मतलब अब अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हो पूरा पैराग्राफ में, पूरा साथ में कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हो, कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हो, और ये उसको प्रोसेस नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि प्रोसेस सिर्फ मतलब ये जो भी हमने 3 पढ़ी हैं डाटा टाइप्स, इसमें से प्रोसेस सिर्फ ये दो होती हैं, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स वाली, इन दो, मतलब इनमें से कैरेक्टर भी नहीं प्रोसेस होती, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता कि सिंगल कॉलन के अंदर क्या लिखा है, सिंगल जो है कोड के अंदर क्या लिखा है, या डबल कोड के अंदर क्या लिखा है, बस जो लिखा है, जैसे लिखा है वो एज इट इज उठा के प्रिंट करवा देता है स्क्रीन पे, यानी आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देता है यूजर को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा टाइप क्या होती है, डाटा टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, आज का टाइम खत्म हो गया वैसे। अच्छा, इस पेज को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर रिसर्च खत्म करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डाटा टाइप। डाटा टाइप हमारे पास क्या होती है, या फिर इस टॉपिक को नए सिरे से खाली शुरू करते हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, फिर उसके आगे सारा का सारा हुआ। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो। मिस आपने कहा था बुक प्रोवाइड कर देगी। हाँ, वो भी देनी है, अभी दे देती हूँ, यहीं पे अपलोड करती हूँ। और किसी का? हाँ मैम, आप व्हाट्सएप पे अपलोड कर दें प्लीज़।
यहाँ से कर लो ना या डाउनलोड। मैम मैं यहाँ से नहीं डाउनलोड कर सकता क्योंकि मेरी यूआईटी के साथ लिंक नहीं है मेरी आईडी। अच्छा चले मैं वहाँ पे कर दूँ, वहाँ पे भी कर दूँ, मैं यहाँ पे भी कर दूँ। थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। अभी तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो। और एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी, अगर फिजिबल है जो बच्चे लेते हैं मतलब लाइव सेशन उनके लिए, अगर फिजिबल है कि सेशन हम लोग, मैं सोच रही थी कि ड्यूरिंग रमज़ान एंड करते हैं, मतलब ये सारे का सारा जो कोर्स है या फिर ये जो वर्कशॉप है, क्योंकि काफ़ी अभी अभी तो मैं सोच रही थी इसको एक जो सेशन में मतलब एक ही जो पूरे के पूरे 43 मेरे पास मतलब पीडीएफ के पेजेस हैं, ये सारे मैं एक सेशन में कवर अप करूँगी। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा, ये दूसरा सेशन है और अभी भी हमारे पास आधा हुआ है। तो इसको मैं सोच रही थी ड्यूरिंग रमज़ान ख़त्म करना है, मतलब वर्कशॉप को ना। अगर फिजिबल है तो मुझे बताओ कि हम मतलब वीकडेज में रख लें, अगर वर्कशॉप वीकडेज में भी रख लिया करें तो एक तो टाइमिंग और सजेस्ट करो, और दूसरा कि ये तुम लोगों के लिए मतलब फिजिबल होगा लेना, जल्दी से बताओ। कुरान हमारी क्लासेस यूनिवर्सिटीज की क्लासेस होती हैं। यस मैम, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं। 8 से 12 ऑनलाइन क्लास भी है ना, ये तो है, इसीलिए तो कह रही हूँ। और दूसरी बात ऑनलाइन है। रमज़ान में मतलब टीचर्स जो है वो थोड़ा नॉन सीरियसली भी बिहेव करते हैं, तो अक्सर तो ये होता है कि क्लासेस वैसे ही वो फ्री पीरियड जो होते हैं अनाउंस होती हैं लेकिन वो फिर छोड़ देते हैं। तो अगर वही, हाँ ओके मैम। वो मतलब इसलिए भी होता है कि वो कहते हैं कि रमज़ान है, रोज़ा है, तो इसलिए भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है, मतलब ये थोड़ा एज दिया है रमज़ान का। तो बताओ और किसी की कोई है सजेशन, जल्दी से बोलो। तो मैम आप रिकॉर्डिंग भी कर लिया करें, कभी ऐसा हो क्लास होगी तो हम रिकॉर्डिंग चेक बाद में चेक कर लेंगे, ऐसा होगा। रिकॉर्डिंग देखो, मुझे रिकॉर्डिंग ही करनी होती ना तो मैं लाइव सेशन वाला ये लेती ही नहीं, मतलब क्योंकि सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी हैं जो प्रेसिडेंट अभी करंट है, उन्होंने मतलब बोला था कि आप, क्योंकि इस तरह से एक टाइम निकालना स्पेसिफिक एक स्केड्यूल में आ जाती है चीज़ की, मतलब कि आपने स्पेसिफिक 2 घंटे, ये वाले 2 घंटे आपने रखने ही हैं, ठीक है। उससे पहले अपने चीज़ मतलब जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखना भी है, गो थ्रू भी करना, तो फिर वो एक स्केड्यूल में आ जाती है चीज़ ना। तो मैंने खुद को भी मैंने इसीलिए बाउंड किया कि मैंने कहा लाइव सेशन जो है वो ज़्यादा मतलब वो बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही अगर सुननी है तो यूट्यूब पे भरे पड़ी है यूट्यूब। नो मैम, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ लाइव सेशन ही लें, लेकिन जैसा किसी दिन ऐसा होगा कि आप रोज ले रही हैं, कभी क्लास है हमारी कोई, तो हम उस दिन क्लास ले लेंगे, अच्छा बाकी रिकॉर्डिंग देख क्लासेस लेंगे उस दिन। क्लासेस जो है वो मैक्सिमम कब तक चलती हैं? यूईटी की तो 3 बजे तक, 3:30 तक मेरे ख्याल से चलती है, उसके बाद तो नहीं होती कोई क्लास नहीं तो हमारी मैक्सिमम। तो जोहर हाँ तक खत्म हो जाती है, यस ज्यादा मैम। 1 बजे तक, लेकिन 12-1 बजे तक खत्म हो जाती तो अच्छा पहले तो मुझे जितने बच्चे आफ्टर भी, 4 o'clock कर लें। हाँ आफ्टर 4 o'clock कर लें, मेरी 4 बजे तक होती है। चलो 4 o'clock तक कर ले, आप तो 4 मतलब 4 से कर लेते हैं, यस मैम। 4 से, लेकिन फिर वो नमाज का टाइम होता है, फिर है। इसमें तारीख का। नमाज का टाइम शुरू हो जाएगा 5, 5:30। अच्छा अभी 14 जो बच्चे हैं, एक मैंने एक दो चीज़ें करो एक तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है तुम लोग रोल नंबर्स या रजिस्ट्रेशन नंबर्स मेंशन करो, उससे मुझे पता चले कि ये बच्चे ले रहे हैं सेशन, ठीक है। दूसरा काम ये करना है, अभी मैंने बुक यहाँ पे भी अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप में मैं भी भेज देती हूँ। दूसरा काम ये करना है कि एक दफ़ा रिकॉर्डिंग नहीं सुनो, ठीक है, काफ़ी लंबी है 2 घंटे की, सिर्फ एक दफ़ा जो बुक की जितनी आज पेजेस कवर हुए हैं ना, उनको सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है। पेज मैं बता भी देती हूँ, 21 तक कवर हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना है।
नेक्स्ट रोल क्लास। हाँ रोल नंबर में आउटसाइडर जो हैं, आउटसाइडर भी तो हैं, तो मिस हम रोल नंबर क्या मेंशन करें मतलब? अच्छा, अब जो आउटसाइडर्स। हाँ मैम यूनिवर्सिटी के साथ यूनिवर्सिटी नेम भी अपनी बता सकते यूनिवर्सिटीज का सेंड। ये जो आउटसाइडर्स है ना, वो ऐसा करो कि अपना नाम में लिख दो। ओके मिस, नेम लिख देंगे। हाँ अच्छा, तो हाँ मैं क्या कह रही थी कि 21 तक आज हमने कवर किया है, और 21 तक ना आपने सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू करना, मतलब एक दफ़ा सिर्फ हेडिंग नेम ही देख लो, उससे फिर वो कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है ना माइंड में। पढ़ो ना डिटेल में बुक को, सिर्फ हेडिंग नेम पढ़ो, और जो मैं कहानियाँ सुनाई हैं वर्बली, वो कहानियाँ एक दफ़ा अपने माइंड में जो आ रही है उनको एक दफ़ा खुद से रिवाइज कर लो, ठीक है? ठीक है मिस। अच्छा हाँ, उससे ये होगा कि लाइव सेशन लेने का भी एक मतलब फ़ायदा होगा, वो एक दफ़ा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा माइंड में। और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, अभी तो खैर कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग सब आओगे तो फिर एक दफ़ा क्वेश्चनिंग भी हो जाएगी। अगर फिर से तब कोई ड्यूरिंग मतलब लर्निंग आपके दिमाग में कोई सवाल आता है तो वो अब लिख लो, अगले सेशन में कर लो, या मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो फिर वो एक दफ़ा सबका फिर वो सबका भी रिवाइज हो जाएगा, कोई एक दो बच्चा जवाब देता है तो। और अगर किसी का तब क्लियर नहीं हुआ पहले, तो क्लियर भी हो जाता है, और रिवीजन भी एक दफ़ा हो जाती है। तो ये ना 2-3 चीज़ें आपने खुद से करनी है, ठीक है? अच्छा, अब जो 15 बच्चे जो हैं अपने हाथ खड़े करें, अगर वीकडेज में हाँ ये मतलब अरेंज करते हैं तो उसके लिए। अगर वीकडेज में अरेंज करते हैं और आप लोगों के लिए फिजिबल है तो हाथ खड़े करें। मिस पॉसिबल का ये है कि टाइमिंग पहले आप कंफर्म कर दें तो पॉसिबल टाइमिंग होगा। क्या होगी? टाइमिंग मैम ऐसा करते हैं ना कि अफ्तारी के बाद मतलब कि उस वक्त नमाज पढ़ने के बाद सब के पास टाइम होता है इशा के दरमियान तक का। वो फिर बहुत कम टाइम होता है, लेकिन फिर वो भी तरावी के अच्छा लिए भी जाना होता है। इस तरह कर लेते हैं कि सहरी के बाद कौन कौन जाग रहा होता है? या मिस आप मैम इसी 10 बजे वाले टाइम में रख लें, ये भी सही है, लेकिन 10 बजे से इसमें लेकिन क्लासेस का है ना कि क्लासेस होती हैं बच्चों की, मेरी मे भी खुद भी क्लासेस हों इसके दौरान। नो इससे पहले कर लें थोड़ा, 9 बजे तक, 8-9 बजे तक। अफ्तारी के बाद कौन कौन अवेलेबल होता है रोज़ा रखने के बाद? मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, ऑलमोस्ट 6 बजे तक, 6 से हम लोग 8 तक कर लेते हैं। मैम 6:40 पे अफ्तारी होती है, तो बीच में मतलब कि आप 6 बजे स्टार्ट करेंगी और कितने अफ्तारी बजे? प्लस अफ्तारी नहीं, नमाज। मैं सॉरी सहरी की बात करी। सहरी, अच्छा वो मैं सुना कर रहा हूँ सॉरी। मैम ठीक है, सुबह ज़्यादा बेस्ट तब है। अवेलेबल कौन कौन है? अक्सर लोग तो सो रहे होते हैं। मैम यही तो बात है कि सुबह अवेलेबल तो सब होंगे, लेकिन सहरी के बाद तो इंसान का दिल करता है कि सोने को। अच्छा, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है ना अभी। अच्छा चलो, मैंने इसका जो है तरावी जो है वो कब तक हो जाती है? 10 बजे तक। मैं 10 बजे तक फारिग हो जाते हैं। ठीक है फिर 10 से होगा ये 12 तक सेशन। 10 से 12 तक। 2 घंटे का ही ठीक है होता है मैम। ना? यस मैम। हाँ फिर 10 से 12 तक होगा। ठीक है मिस, 10 से 12 का कर लें, ये सही है। अब जल्दी से बताओ कौन कौन फिजिबल है ये इस टाइमिंग में, किस किस के लिए फिजिबल है ये इस टाइमिंग? बस इतने से ही हाथ खड़े हुए हैं, बाकी सारे मीटिंग जो है ज्वाइन करके चले गए हैं क्या?
मैम सैटरडे और संडे अगर 3-3 हावर कर ले तो हाँ ये भी हो सकता है, यस मिस, ये भी कर सकते हैं कि सैटरडे संडे ज्यादा करके ले लें आप क्लास। ज़्यादा कर लें, हाँ ये भी हो सकता है। चलो इस तरह कर लेते हैं फिर, वीकडेज में रहने, तो फिर सैटरडे संडे ज़्यादा कर लेते हैं। सैटरडे संडे 9 से कर लें, या तो फिर 9 से कर लें, आज 10 से जी। 9 से नहीं, फिर मैं 8 से करूँगी, 8 8 से और 12 तक, हाँ 8 से 4 12 घंटे, हाँ ठीक है मिस। चलो फिर सैटरडे संडे कर लेते हैं। फिर अगली दफ़ा याद रखना टाइमिंग पहले से ही कि, लेकिन फिर भी मैं चलो बता दूंगी, मतलब अनाउंस कर दूंगी एक दफ़ा ग्रुप में, और पहले से याद रखना कि सैटरडे संडे 2 दिन होगा, मे भी 4 घंटे से थोड़ा और एक्सटेंड कर ले, मतलब मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से बस ख़त्म हो ना। मैम लेकिन सैटरडे को मेरी क्लास होती है 10 बजे, ये मसला है। संडे को तो क्लास नहीं होती कोई, 10 बजे क्लास होती है लेकिन आप यूनिवर्सिटी से हो? जी हाँ, यस मैम, दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ लेकिन। कौन सी इस मेरी यूनिवर्सिटी है? फेडरल यूनिवर्सिटी है। अच्छा फेडरल है आपकी। कब तक क्लास होती है आपकी? मैम 10 पे स्टार्ट होगी, 10 से 12 तक चलती है, ऐसे चलती है। तो आपने फिर आज, स- अच्छा आज तो संडे था, सही, 10 से आज तो 12 तक। मैम सैटरडे को होती है मैम, बस संडे को तो फिर होगा फ्री में। बस मतलब ये अच्छा चलो करते हैं फिर कुछ। या मैम सैटरडे को आप 2 घंटे की क्लास ले लें, संडे को 4 घंटे की ले लेगा, चाहे 2 क्लास हो जाएंगी ऐसे। ये देख लें, मैं बाकी बच्चों से ही पूछ लें अगर है तो। एक दो मतलब मैं सिनेरियो देती हूँ, एक तो ये कि वीकडेज में अगर रखनी हुई है तो एज ए ड्यूरेशन में क्लास रखो जब एक तो सारे जाग रहे हो, दूसरा ये कि तब वो नमाज पीरियड दरमियान में ना आए, मतलब इंटरप्शन ना हो। तो इसमें ये दो सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए वीकडेज में टाइमिंग खुद ही बता दो मुझे फिर। और हम बोलें, मैम 8 बजे वाली टाइम तो सही है, वो तो एग्री हूँ मैं, लेकिन बस ये 10 बजे क्लास होती है यूनिवर्सिटी की, बस मसला होता है। किसी और के पास कोई सजेशन है, इसका हल कोई है? मैम हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी है, क्या कर। नहीं, क्लास के अलावा कोई मजबूरी है तो वो तो फिर कंसिडर नहीं होगी ना। क्लास तो चलो एक एसेंशियल चीज़ है, यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। क्लास के अलावा कोई है मजबूरी तो वो तो नहीं, अब हो ना कंसिडर। क्लास के अलावा मतलब क्लास के अलावा कोई इसके अलावा कोई और टाइमिंग हो सकती है, कोई सजेशन है तो बताओ। मैम मैम 12 बजे के सैटरडे बाद को कर लें 12 के सैटरडे बाद वाले जी सैटरडे बाद कर। 12 के बाद जोहर आ जाती है ना फिर, ऑलमोस्ट 1 हो जाती है या अजान, 1 जोर नहीं से पता। असर कर 2 हाँ to 4 जोर से सर हो सकता है, 2 to 5 वो 2 घंटे ही है, फिर तो वो 8 to 10 भी हो सकती है। 3 घंटे कर लें 2 to 5। अच्छा 8 को फिर थोड़ा और एक्सटेंड कर लो। सैटरडे को इस तरह कर लो, थोड़ी सी नींद कंप्रोमाइज़ कर लो अपनी। सैटरडे को कर लो 6 to कर लो 10 तक, यस मैम। सुबह 6 से, अगर नींद का इशू थोड़ा रिजॉल्व हो सके तो। ओके मैम। बाकी बताओ। अच्छा ये सैटरडे वाला जो सजेशन है इस पे हाथ खड़े करो, जो जिसके लिए जो मतलब जिसको ये ठीक लगती है सजेशन, सुबह 6 to अगर हम कर लेते हैं 10 तक,
नींद की कुर्बानी है, थोड़ी सी दे लो एक दिन। संडे को फिर उसी टाइम पे कर लेंगे, 8 to कर लेंगे नेक्स्ट। और अगर मैं ग्रुप में कुछ पूछती हूँ तो उसका ना जवाब दे दिया करो। आपकी राय लेने के लिए मैं ग्रुप में पूछती हूँ, और उसी के लिए मैंने फिर प्राइवेसी भी चेंज किया। मतलब अगर राय नहीं चाहिए होती तो फिर मैं पूछती क्यों, वो डायरेक्ट अनाउंस करती और प्राइवेसी भी ना चेंज करती, तो उस पर ना रिस्पॉन्ड कर दिया करो। और चलो ठीक है, अब सैटरडे का डन है, 6 to होगी हमारी क्लास 10 तक, ठीक है। और बाकी संडे को वही टाइमिंग रहेगी जो आज थी। नहीं आज नहीं, बल्कि 2 घंटे ऊपर जाएगी, नहीं 8 to संडे को होगी 8 to 10, नहीं सॉरी 12, 8 to 12, और सैटरडे को होगी 6 to 10। और बाकी अभी जाके अपने रोल नंबर्स मेंशन करो या नेम मेंशन करो जिसने भी क्लास ये लाइव सेशन अटेंड किया। और तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, हाँ, कि वो अब अगले सेशन में ये पढ़ के आना, और जिन्होंने पहला वाला सेशन नहीं लिया हुआ वो बेशक फास्ट, मतलब उस स्पीड जो है वो फास्ट करके वो एक दफ़ा देखो उसको, उसमें जो पीछे जो लिंकर वाला है या लोड वाला है, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत डिटेल में बताई हैं, काफ़ी टाइम लेके, 2 घंटे में 10 पेजेस हुए थे बस हमारे। तो वो एक दफ़ा देख लो, और ये चीज़ें रिवाइज करके आनी है, मैंने पूछना है। और ये पूछने के डर से अब ये ना हो कि भाग जाए सारे। तो अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो जल्दी से बोलो, वरना ये मैं फिर मीटिंग रन करूँ। हाँ, और अगर क्वेश्चन बाद में कोई आए किसी के मन में तो नेक्स्ट सेशन में फिर मुझसे पूछे, और नेक्स्ट सेशन में मैं रिस्पॉन्ड अगर नहीं कर सकी तो फिर मैं उससे अगले सेशन में हर सूरत पर रिस्पॉन्ड करूँगी। और जिसने वो ग्लोबल वाला पूछा था, उसकी जो है मैं डिटेल जो है वो भी मैं शेयर कर देती हूँ अभी ग्रुप में, वो देख ले। जो ग्लोबल और वो डिफाइन वाला पूछा था जिसने, उसको फिर भी नहीं समझ आती फिर बोल दे, मैं उससे अगले सेशन में फिर से बता दूंगी। वो रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि मुझे शुरू में याद नहीं रहा था रिकॉर्डिंग का, तो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन वो मैंने बताया था। उसका भी बता दिया था, और एसटीडी वाले का भी बता दिया था। एसटीडी वाले को भी मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, उसकी जो डिटेल्स हैं, क्वेश्चन का मतलब जो आंसर है। और बाकी अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं ये एंड कर रही हूँ। मैम कैरेक्टर जो कांस्टेंट है और कैरेक्टर वेरिएबल है, और इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट और स्ट्रिंग वेरिएबल, ये दोनों सेम ही है ना? मतलब कि वो वही आउटपुट कर देगा जो हम वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। कैरेक्टर और स्ट्रिंग जी, कांस्टेंट और वेरिएबल इनमें मतलब कि सेम ही है ना ये दोनों? एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें, सॉरी क्वेश्चन। अभी मोहम्मद अहमद आपने बोला था, हाँ बोले। मैम जो कैरेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है, अगर मतलब इनको इंटरचेंजेबली बोला जाए कि वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल है, मतलब कि ये दोनों एक ही, मतलब कि जो कॉमास में लिखा जाता है वो उसी को आउटपुट कर देते हैं, तो दोनों सेम ही हुए ना? ये इनमें फर्क तो नहीं है? नहीं, जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मैंने अभी बताया था, कांस्टेंट होता है जिसमें वैल्यू चेंजेबल ना हो, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आप वैल्यू चेंज कर सको कहीं पे भी, किसी भी पॉइंट पे, लेकिन कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू चेंज ना हो सके, चाहे वो करेक्टर है, इंट है, फ्लोट है, कुछ भी है, वैल्यू चेंज ना हो सके। समझ आई? मोहम्मद अहमद? जी आ गई। ओके, चलो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।